नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोडा एक बार एक ऐसा बयान दे दिया है इस बार फिर से, जिस पर बीजेपी ने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को घेर लिया है। सैम पित्रोडा ने कहा है कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और अब समय आ गया है कि हम पड़ोसी देश को पहचानें और उनका सम्मान करें। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है और ये धारणा छोड़ने की ज़रूरत है कि चीन दुश्मन है। ये ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा चीन को दुश्मन माने। अब इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के चीन के साथ हुए करार का इजहार दिन दहाड़े कर दिया है। ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने आज चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। मगर यहां जो चेला है वो तो गुड़ रह गए और गुरु चीनी हो गए। परंतु गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए। और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है। ये ओवरसीज कांग्रेस के चीफ है, यानी समुद्र पारी कांग्रेस के प्रमुख हैं। अब समुद्र पार से तो सोरस के सुर भी कांग्रेस के साथ मिलते हुए नजर आते हैं। परंतु यहां पर एक बहुत गंभीर बात है कि जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है, यह कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, कांग्रेस का चाइना प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन लोगों ने उस प्रेम में बहुत देश का नुकसान भी किया। देश के खिलाफ साजिशों में भी वो शामिल रहे, कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी। मोदी सरकार अपने हर पड़ोसी से अच्छा संबंध बना के रख रही है और पूरे देश के लोगों से। चाइना से आज हम झुक के नहीं, आंख में आंख डाल करके बात करते हैं। चाइना को भी पता है भारत की ताकत क्या है और हम कोई चाइना को नीचा नहीं दिखाने के लिए काम करते। चाइना चाइना है, भारत भारत है। उधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा के इस बयान से किनारा कर लिया है और कहा है कि इस बयान से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके ये लिखा है कि कथित तौर पर सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर जो विचार रखे हैं, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं हैं। कांग्रेस ने चीन के प्रति मोदी सरकार के दृष्टिकोण पर बार बार सवाल उठाए हैं। और कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी कुछ इसी तरह की बात करते हैं, तो इन्हीं सब को देखते हुए सैम पित्रोडा का ये बयान था। देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री तो पहले ही बता चुके हैं कि चीन से हमको झगड़ा नहीं करना है, चीन को लाल आंख नहीं दिखाना है। बाद हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा कि हमारे और चीन के बीच में जो हमारी उनकी आर्थिक स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए चीन से हम झगड़ा नहीं कर सकते। साफ उन्होंने ये कह दिया था कि चीन से हमारा संबंध हम नहीं बिगाड़ सकते। तो जब हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का विदेश मंत्री जब ये कह रहा है हमारा जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है वो चीन के साथ है, तो इन सब को देखते हुए उन्होंने ये बात कही।
तो हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। अखिलेश, सैम पित्रोदा ने एक बार फिर एक ऐसा बयान दिया है जिससे कांग्रेस पार्टी को किनारा भी करना पड़ रहा है, लेकिन जैसा तारिक अनवर कह रहे हैं कि ऐसा तो बीजेपी में विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री भी चीन की तारीफ करते रहते हैं, तो सैम पित्रोदा ने ऐसा क्या कह दिया? बट कांग्रेस के लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल एक बार फिर से हो गई है और बीजेपी पूरी तरह से अब इस पर हमलावर है। देखिए, कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। ये तो इसी बात से पता लग जाता है कि कांग्रेस ने बिना देरी किए अपने आप को सैम पित्रोदा के बयान से अलग कर लिया। जयराम रमेश ने स्पष्ट कर दिया कि जो सैम पित्रोदा के विचार हैं चीन के बारे में, उससे कांग्रेस पार्टी कतई सहमत नहीं है। देखिए, इस बात पर जो ऐतिहासिक विश्लेषण होता आया है वो स्पष्ट तौर पर ये दिखाता है कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ही जब भारत चीन दोस्ती की बातें कही गई थी, जो पंचनिष्ठा की बातें गई थी, पंचप्रण लिए गए थे, और उसी वक्त जब ये देखा गया था कि चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था 1962 में, और उसके बाद भारत और चीन के बीच युद्ध भी हुआ था और उसका आघात जो है पंडित नेहरू को खुद व्यक्तिगत तौर पर भी लगा था। उसके बाद ये कहना कि चीन दुश्मन नहीं है, वो भी कांग्रेस के किसी नेता की ओर से जाहिर सी बात है कि कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। यही कारण है कि कांग्रेस ने बिना देरी की अपने आप को इससे अलग कर लिया और बीजेपी को भी मौका मिला है एक बार फिर से सैम पित्रोदा के सहारे कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार सैम पित्रोदा इस तरह के बयान दे चुके हैं जब कांग्रेस पार्टी को फजीयत उठानी पड़ी है। आपको अगर याद होगा कि चुनाव के समय ही उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात कही थी, जिस पर बाद में फिर कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी थी, या अन्य मौक़ों पर भी वो इस तरह की बातें करते आए हैं। वो चाहे 84 का दंगा हो जिसमें कहा कि जो हुआ सो हुआ, या फिर राम मंदिर के बारे में कहा कि राम मंदिर बनने से क्या देश में बेरोजगारी दूर हो जाएगी, या फिर ये कहा कि जो संविधान है उसमें बनाने में पंडित नेहरू की ज़्यादा बड़ी भूमिका थी बाबा साहब अम्बेडकर की तुलना में, या फिर कई बात ये कह दिया गया कि जो बालाकोट का स्ट्राइक किया था भारत ने, उससे आतंकवाद जो है वो की लड़ाई कमज़ोर नहीं हुई है, आतंकवाद पर उससे जीत नहीं मिली है। तो ये सारी बातें हैं जिस पर ही कांग्रेस पार्टी को समय समय पर सफाई देनी पड़ती है। आपको याद होगा नगमा की कांग्रेस ने कार्रवाई भी की थी, उनको निकाल भी दिया था, और चुनाव के पहले जब हमने पीएम नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था तो पीएम मोदी ने उसमें भविष्यवाणी की थी हमारे इंटरव्यू में, कि कहा था कि ठीक है अभी उनको निकाल दिया लेकिन तुरंत बाद में वापस ले लेंगे, और हुआ भी यही कि थोड़े समय बाद ही सैम पित्रोदा को वापस कांग्रेस में ले लिया गया। एक बार फिर से उनको ओवरसीज़ कांग्रेस की कमान सौंप दी गई। तो ये दिखाता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के भीतर ही सैम पित्रोदा की जो भूमिका है वो कितनी ताकतवर है, और वो राहुल गांधी के एक तरह से राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। धन्यवाद आपका अखिलेश। ये बात जाहिर हो रही है कि सैम पित्रोदा अभी भी कांग्रेस में काफ़ी मजबूत है और उनकी बड़ी भूमिका, उन्हें हटाया गया, फिर वो वापस आए और अब इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे कांग्रेस खुद को ही किनारे करने पर मजबूर हो रही है। और आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। आज सुबह दिल्ली और एनसीआर में एक ऐसी हलचल मची कि तमाम लोगों की नींद सुबह सुबह 5:37 पर खुल गई। ये झटका भूकंप का था जो दिल्ली और एनसीआर में सुनाई दिया, और साथ साथ भूकंप के साथ में एक तेज़ गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। तो भूकंप के झटके और इस तेज़ गड़गड़ाहट से सुबह 5:37 पर दिल्ली और एनसीआर के लोग चौंके। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक ये भूकंप जो है इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पे 4 थी, और ये तेज़ आवाज़ जो भूकंप की लोगों ने सुनी वो शायद इसलिए भी क्योंकि ये सतह से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं था। इसका एपिसेंटर 5 किलोमीटर नीचे बताया जाता है। लोग अपने अपने घरों से बाहर आए और काफ़ी देर तक सुबह में लोग बाहर खड़े रहे। एनसीआर में भूकंप के तेज़ झटके थे। इस भूकंप के बाद प्रधानमंत्री ने लोगों से शांत बने रहने की अपील की और कहा कि अधिकारी हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में सिर्फ 5 किलोमीटर की गहराई पर था, और इसलिए ये गड़गड़ाहट भी जोर की सुनाई दी थी। सोमवार सुबह जो भूकंप दिल्ली में आया वो पिछले 17 साल में सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप था जो रिकॉर्ड किया गया है। मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हैं, एक बड़ा पेड़ है जो गिर गया। ये वही झील पार्क का इलाका है जो केंद्र बिंदु था, जहां पर भूकंप सबसे ज़्यादा महसूस किया गया है, जहां पर सबसे ज़्यादा असर भूकंप का हुआ। और इसका असर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, एक बड़ा पेड़ था जो उखड़ गया है। इससे पहले नवंबर 2007 में 4.6 तीव्रता वाला भूकंप दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उस भूकंप की जो गहराई थी वो 10 किलोमीटर थी, यानी धरती पर कंपन बहुत ज़्यादा महसूस उस वक्त नहीं हुआ था। लेकिन सोमवार सुबह जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 4 थी, लेकिन गहराई सिर्फ 5 किलोमीटर थी, और उसी का ये असर आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है।
धरती पर बहुत तेज़ कंपन हुई, लोगों ने बहुत तेज़ आवाज़ें भी सुनी हैं कुछ इलाकों में, और इसका जो असर था, जो ट्रेमर्स थे, वो कई किलोमीटर दूर तक दिल्ली एनसीआर इलाके में महसूस किए गए। जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के डायरेक्टर हैं ओपी मिश्रा, उनके मुताबिक ये हाइड्रो फ्रैक्चरिंग की वजह से ये पेड़ उखड़ गया। दरअसल जब भूकंप आता है उस दौरान जो पेड़ की जड़ें हैं और जो मिट्टी है नीचे, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा पानी नीचे से अचानक ऊपर आया, जिसकी वजह से मिट्टी गीली हुई और जो जड़ें थीं वो कमज़ोर हुई और एक बड़ा पेड़ जो है इस झील पार्क में वो उखड़ गया। फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी तक कोई आफ्टर शॉक रिकॉर्ड नहीं किया गया है दिल्ली में। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के डायरेक्टर के मुताबिक जितनी एनर्जी निकलनी थी अर्थक्वेक के दौरान, शायद वो एनर्जी निकल चुकी है। इसकी वजह से कोई अभी तक आफ्टर शॉक नहीं आया है और न ही किसी बिल्डिंग को डैमेज की खबर है, जो कि एक राहत की बात है। पर ये भूकंप एक चेतावनी है कि दिल्ली जो एक हाई सिस्मिक जोन में आता है, वहाँ रहने वाले लोगों को और प्रशासन को भी आने वाले दिनों में बेहद सतर्क रहना होगा और पूरी तैयारी करनी होगी। झील पार्क से मेरे कैमरा सहयोगी शेख मोमिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि यमुना की सफाई पर खास जोर दिया जाएगा और यमुना चुनावी मुद्दा थी। यमुना की सफाई पर अब ये दिखाई दे रहा है कि काम शुरू हुआ है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव और एसीएस से मुलाकात की और उनसे तुरंत काम शुरू करने को कहा। ये तस्वीरें आईटीओ की हैं, जहां पर यमुना की सफाई का काम चल रहा है। अब तक आपने छात्रों को कॉलेज जाने के लिए कार, साइकिल या बाइक से जाते हुए देखा होगा, लेकिन महाराष्ट्र के सतारा में एक छात्र कॉलेज पैराग्लाइडिंग के जरिए पहुंचा। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर किसी पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता की नहीं है और न ही ये तस्वीर किसी पिकनिक स्पॉट की है जहां सैलानी पैराग्लाइडिंग कर रहे हों। ये तस्वीर है महाराष्ट्र के सतारा की, जहां एक छात्र ने पैराग्लाइडिंग कर एक अनोखी मिसाल कायम कर दी है। सतारा जिले में यह अनोखा मामला एक ऐसे छात्र का है जिसने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए पैराग्लाइडिंग की और आसमान में ऊंची उड़ान की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल 15 किलोमीटर दूर परीक्षा सेंटर तक पहुंचने में समर्थ नाम के इस छात्र के पास सिर्फ 15 से 20 मिनट ही बचे थे। लिहाजा उसने ट्रैफिक से बचने के लिए पैराग्लाइडिंग का सहारा लिया और उड़कर वक्त रहते पहुंच गया एग्जाम सेंटर। अब सोशल मीडिया पर समर्थ की इस उड़ान की जमकर तारीफ हो रही है और समर्थ बेफिक्र होकर अपनी परीक्षा में आए प्रश्नों का उत्तर देने में व्यस्त है। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी विशेष कवरेज प्रयागराज से, जहां पर महाकुंभ में लोगों का स्नान जारी है और आना भी जारी है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है तक और उस दिन तक महाकुंभ का ये पवित्र स्नान चलेगा। लोगों की भारी भीड़ स्नान के लिए लगातार आ रही है। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ का नज़ारा हम देखते रहे हैं। वहाँ कैसे हालात हैं, प्रयागराज से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा। जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, जो सिविल लाइन साइड है, यानी जब यात्री कोई आता है तो उसका प्रवेश जो है अगर उस साइड से होता है, सिटी साइड से, तो उससे अगर उसकी ट्रेन 6 नंबर जाएगी तो उसे उतना पूरी जर्नी कवर करके यहाँ पे आना पड़ेगा। और देखिए जो रेलवे ने तमाम व्यवस्थाएं की हो, चाहे होल्डिंग एरिया को लेकर व्यवस्थाएं की हो या फिर जो है लोगों को स्टे करने की, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर जो है उनको, जो यात्री हैं उनको यहाँ पे जमीन में बैठना पड़ रहा है, अपनी गाड़ी का इंतजार करना पड़ रहा है। और एक हैवी जो है भीड़ है, भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और जो है जो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। और यहीं से आपको हम अब दिखाते हैं आगे कि यहीं से जब उस पूरी यात्रा कवर करने के बाद जब आप होल्डिंग खुसरूबाग से निकल के होल्डिंग एरिया में आएंगे, फिर आप प्लेटफॉर्म पे चढ़ेंगे और फिर आप तमाम जो ये जो पुल बने हैं उसके बाद जब आपको जो है बाहर निकलना पड़ेगा तो आपको इसी प्लेटफॉर्म के बाहर जो है निकलना पड़ेगा सिविल लाइन साइड, यानी आपकी एंट्री जो है वो सिटी साइड से होगी और जो आपका एग्जिट होगा वो होगा सीधा आपका सिविल लाइन साइड, यानी यहाँ से आपको निकलने की व्यवस्था की गई। यानी
पूरे भीड़ को सेग्रीगेट करने के लिए प्लेटफॉर्म पे कोई क्राउड इकट्ठा ना हो और समस्याएं ना आए, उसको लेकर जो है पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। और अब यहीं से जो है लोग इसके बाहर सिविल लाइन साइड है, वहीं से लोग बाहर निकलेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ जो है यात्री हैं। और इस मेरे बगल आपको दिखाएं, जो सचिन दिखा रहे होंगे कि ये वो पुल है जिसके जरिए जो यात्री प्रवेश कर रहे हैं, उनका जो एग्जिट है वो इस रास्ते से किया जा रहा है। यहाँ से वो सीधा सिविल लाइन साइड उनको निकाला जाएगा और उसके बाद वो जहाँ उनको जाना है, चाहे वो संगम स्नान करने जाना हो या प्रयागराज में कहीं घूमने जाना हो, वो वहाँ जो है जा सकते हैं। अगर उनको संगम जाना होगा तो यहाँ से उनको 7 से 8 किलोमीटर जो है पैदल यात्रा करके जाना पड़ेगा। और यही वो रास्ता है जिसके जरिए यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। यानी भीड़ को सेग्रीगेट करने के लिए रेलवे ने जो पूरा प्लान बनाया है, उसके तहत आप सिटी साइड से घुसेंगे और सिविल लाइन साइड से आपको निकलना पड़ेगा। ये तस्वीर आपको सचिन दिखा रहे हैं कि कैसे पूरी जो है व्यवस्था जो है की गई है कि लोगों को एक साइड से प्रवेश कराने की और एक साइड से निकालने की। और यहाँ पर वही लगातार जो अनाउंसमेंट है वो रेलवे के जो कर्मी हैं और खासकर जो आरपीएफ के जवान हैं वो लगातार कर रहे हैं। यानी एक पूरा सिस्टम बनाया गया है पूरा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। रेलवे ने 2013 में जो हादसा हुआ था कुंभ के दौरान, उससे सबक लेते हुए ये तमाम इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रयागराज से सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, टीवी इंडिया। जहां चाह है वहां राह है और इस बात को सही साबित किया गाजियाबाद के उमेश पंत ने। पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर उमेश पंत अपनी बेटी उमंग के साथ गाजियाबाद से प्रयागराज के महाकुंभ में साइकिल से पहुंचे हैं। देखिए पल्लव मिश्रा की रिपोर्ट। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बैठे बैठे कभी जय जयकार नहीं होती। ये जो लाइन है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कहती है और इस बात को सिद्ध किया है गाजियाबाद से साइकिल तक प्रयागराज के महाकुंभ नगर तक यात्रा करने वाले इस पिता और पुत्री ने 700-750 किलोमीटर की यात्रा पिता और पुत्री ने इस अलग अलग साइकिल के जरिए की है। और यहाँ पर आकर गाजियाबाद से जो है प्रयागराज के महाकुंभ पहुँचे हैं। इन लोगों ने स्नान किया, महाकुंभ का पूरा मेला घूमा। अब ये यहाँ पर जो है लोगों के लिए चर्चा का विषय बने हैं। सामने आपको जो तस्वीर में दिख रहे हैं, इनका नाम डॉक्टर उमेश पंत है। पेशे से होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और लगातार साइकिल चला रहे हैं। देश का झंडा अपनी साइकिल पर लिया है, लिखा है साइकिल चलाएं स्वस्थ रहें और साइकिल पंथी। इनके टी शर्ट पर भी ये लिखा है और इनके साथ इनकी बेटी है 19 साल की उमंग पंत जो है वो भी इनके साथ साइकिल से आई हैं। तो सीधा डॉक्टर साहब से बात करते हैं और आप उसके बाद को तस्वीर दिखाते हैं। देखिए साइकिल जो इनकी साइकिल है, क्या इसकी विशेषता है वो भी इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ तक ये सफ़र कैसे पूरा किया उसके बारे में से जानते हैं। डॉक्टर साहब पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपकी हिम्मत की मैं दाद दूंगा कि गाजियाबाद से यहाँ तक साइकिल चला के आना वो भी इस उम्र में जो है बड़ी बात है। कैसे संभव हुआ? धन्यवाद पल्लव। संभव तो ये हुआ कि इसमें मेरी बेटी ने बहुत बड़ा साथ दिया मुझे और उसने कहा नहीं पापा आप अकेले नहीं जाएंगे। पहले ये यात्रा मैं अकेले कर रहा था तो उसने कहा नहीं मैं भी साथ चलूँगी आपके। और हालांकि वो भी साइकिल चलाती है लेकिन इतनी लंबी दूरी वो नहीं तय करती। ये साइकिल यात्रा संदेश एक स्वास्थ्य संदेश भी है और जो लोग स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है उनके लिए भी एक ये संदेश है कि अध्यात्म भी तभी मिलेगा जब स्वास्थ्य होगा। बिना अध्यात्म जो है स्वास्थ्य के अध्यात्म नहीं मिलता। इसलिए स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पहला सुख निरोगी काया के मंत्र को हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि जिस शरीर से आपने 80, 85, 90 साल तक जीना है उस शरीर के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा कुछ क्रियाएं करिए, योगी क्रियाएं करिए, जिम जाइए, साइकिल चलाइए, दौड़िए, जो जिसको अच्छा लगता है। मी टाइम निकाल के भी उस शरीर के प्रति भी आपका एक दायित्व बनता है। और प्रयागराज के अरेल घाट पर हालात कैसे हैं, सुरक्षा के इंतजाम क्या हैं, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी इंद्रजीत कौर। हम लोग इस वक्त अरेल घाट पर हैं।
और आपको अभी यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं और यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में अभी भी पहुँच रहे हैं। हालांकि एक हादसा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ है जिसमें 18 लोगों की जान चली गई है और एक ऐसा ही स्टैम्पीड यहाँ पर कुछ दिन पहले हुआ था जिसमें 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। बावजूद इसके यहाँ पर जोश में कोई कमी नहीं है। श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि महज एक हफ्ता बचा है और लोग चाहते हैं कि यहाँ पर पहुँचे और किसी न किसी तरीके से पहुँच जाएं और स्नान करें यहाँ पर, यही एक मकसद होता है। तो बहुत सारे लोग आए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं और आप क्या किस आस्था के साथ आए हैं? हम बम्बई से आए हैं। सनातन धर्म का इतना बड़ा कुंभ हो रहा है पहली बार 144 वर्ष में, तो इसलिए हम भी गंगा मैया के संगम में डुबकी मारने आए हैं। सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर? अभी तक तो बहुत बहुत बढ़िया रहा है। लोग बहुत हैं, भारी तादाद में लोग हैं, लेकिन बहुत अच्छे इंतजामात हैं, सब साफ़ सफाई है। लोग तो काफ़ी हैं और आए जा रहे हैं। वो देखना भी एक काफ़ी आश्चर्यजनक चीज़ है कि इतने लोग जगह जगह से आ रहे हैं और इतनी श्रद्धा है हिंदू धर्म में। ये देख के सब बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, आपसे बात टीवी पर महाकुंभ की दुनिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब मीडिया को प्लेटफॉर्म पर जाने नहीं दिया जा रहा है। कारण ये बताया जा रहा है कि मीडिया की वजह से भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है या भगदड़ हो जाती है। शनिवार जैसी भगदड़ फिर न हो, इसके लिए कैसे इंतज़ाम है वहाँ देखिए शुभांग ठाकुर की ये रिपोर्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण भगदड़ मच गई थी और इस भगदड़ में 18 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल की गई है और साथ ही साथ ऐसे कई लोग थे जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। इसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री ने साथ ही साथ जो जितने भी मृतक थे उनके लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा, वहीं जो बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे, गंभीर रूप से घायल थे, उनके लिए 2.5 लाख रुपए का मुआवजा और जो घायल हुए थे उनके लिए 1 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया था। इस समय मैं नई दिल्ली स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ और 2 दिन लगातार हमने अंदर से कवरेज करी है, लेकिन आज फ़िलहाल अंदर से अब कवरेज करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। CPRO नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से जो बयान फिर उन्होंने हमें बताया है, उनसे बात करके जो जानकारी मिली है वो यही है कि मीडिया के अंदर रहने से भी जो था कि बहुत ज़्यादा भीड़ अंदर बढ़ रही थी, इस वजह से अब मीडिया को अंदर प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यानी कि अब सिर्फ बाहर से ही तस्वीरें दिखाई जा सकती है और जो तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 है। फिलहाल आज की स्थिति की बात करें तो काफ़ी बेहतर है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। लगातार एक के बाद एक अनाउंसमेंट्स यहाँ पर हर ट्रेन को लेकर के की जा रही है और यहाँ से आज जो ट्रेनें प्रयागराज के लिए जाएंगी वो अब शाम की है, 5, सवा 5, साढ़े 5 बजे के आसपास ये तमाम जो ट्रेन जाएगी वो तब की है। अभी प्रयागराज के लिए कोई ट्रेन नहीं जा रही है, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ अब यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। वहीं हमने ये भी देखा कि रविवार को दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने एक बैठक की थी, एक मीटिंग की थी इस पूरे हादसे को लेकर के, तो ऐसे कई सीनियर इंस्पेक्टर्स को अब तैनात किया गया है। जाहिर तौर पर ऐसे इंस्पेक्टर्स जो यहाँ पर पहले रह चुके हैं, जिनमें कई SHO रह चुके हैं रेलवे पुलिस में और साथ ही साथ कई ऐसे जो यहाँ के थाने में सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं, तो उन्हीं सबको अब एक साथ यहाँ पर लाया गया है अलग अलग यूनिट से और वो फिलहाल इस बात को सुनिश्चित करेंगे हफ्ते भर के लिए कि यहाँ पर दोबारा भगदड़ का जो माहौल हमने शनिवार रात को देखा था वैसा उत्पन्न ना हो। भीड़ को अब काबू करना उनकी जिम्मेदारी भी होगी। तो लगातार यहाँ पर कोशिशें फिलहाल की जा रही है, जांच कमेटी बिठाई गई है, हाई लेवल जो जांच कर रही है कि आखिरकार भगदड़ क्यों हुई थी। वहीं साथ ही साथ जो CCTV फुटेजेस हैं उन्हें भी यहाँ पर खंगाला जा रहा है, उनसे देखा जा रहा है, जो आई विटनेसेस है उनसे बात करके पूछा जा रहा है। तो लगातार जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो भी यहाँ पर अब किया जा रहा है, लेकिन इस तरीके की घटना दोबारा ना हो उसके लिए तमाम इंतज़ाम अब किए जा रहे हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कमलकांत के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया।